भूटान नरेश ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित रिम्स में कई नई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। नवनियुक्त चिकित्सकों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी के सांसदों के साथ की बैठक। 11 अप्रैल के प्रदर्शन की तैयारियों पर बनी रणनीति। बाबूलाल मरांडी और कर्मवीर सिंह भी रहे मौजूद। और इटली के प्रतिनिधिमंडल ने निर्माणाधीन रांची स्मार्ट सिटी का किया निरीक्षण। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर और पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम की सराहना की। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज गतिरोध जारी रहा। विपक्षी सदस्य अडानी मामले पर जेपीसी गठन की मांग पर अड़े हुए हैं। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हाउस को ऑर्डर में आता नहीं देख लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। Laid on the table of the house. बैठिए प्लीज। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। क्वेश्चन आवर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज 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 गो बैक टू योर सीट प्लीज प्लीज। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं माननीय सदस्यों के। माननीय मंत्री जी उनके उत्तर देते हैं, आप जानते हैं। क्वेश्चन आवर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृपा करके अपने स्थान पर वापस जाइए। भूटान नरेश ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इसके बाद भूटान नरेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और तमाम मसलों पर बात की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और भूटान आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय संपर्क के क्षेत्र में और प्रगति पर मिलकर काम करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के बीच 5 विषयों पर सहमति बनी है, जिसमें कृषि, पेट्रोलियम, कोयला जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यवस्था विकसित करने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों में स्थापित नए उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। रिम्स में कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग में 2 कैथ लैब, 2 4D इको कार्डियोग्राफी, 128 स्लाइस सिटी स्कैन, 3 अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री रिम्स में नवनिर्मित एकेडमिक भवन का उद्घाटन करेंगे और नवनियुक्त चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण करेंगे। देश में आर्थिक विकास का पैमाना टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों के साफ तौर पर दिखता है। वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष के मुकाबले 18% अधिक डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साल 2022-23 में देश में रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध टैक्स कलेक्शन 16.67 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की तुलना में ये 18% ज्यादा है। गौरतलब है कि 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,12,000 करोड़ रुपए रहा था। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का अनुमान 14,20,000 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ा करके 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इस तरह से केंद्र को बजट अनुमान से करीब 17% ज्यादा और संशोधित अनुमान से करीब 1% ज्यादा डायरेक्ट टैक्स मिला है। 5 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018-19 में ये 11,36,000 करोड़ पर था। 2019-20 के कोविड की अवधि के दौरान औसत टैक्स कलेक्शन 10 लाख करोड़ के आसपास रहा। साल 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों में रिकवरी देखी गई और कलेक्शन बढ़कर के 14 लाख के पार पहुंच गया।
ये आर्थिक रिकवरी की तेजी का ही परिणाम है। साल 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 18% की तेजी दर्ज हुई और ये अब 16,67,000 करोड़ रुपए के स्तर पर है। सबसे ज्यादा उछाल पर्सनल इनकम टैक्स में देखा गया। कुल इनकम टैक्स कलेक्शन 24% बढ़कर के 9.6 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार ने इस साल में रिकॉर्ड रिफंड भी जारी किया जो 3 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। कई मामलों में तो रिफंड 24 घंटे के भीतर ही जारी कर दिए गए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी का भी कुल कलेक्शन 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 22% ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत कलेक्शन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रहा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के नई दिल्ली स्थित आवास पर कल पार्टी के सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में 11 अप्रैल को पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। 11 अप्रैल को पार्टी द्वारा प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। झारखंड में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने के लिए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह आज 5 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी शामिल होंगे। गौरतलब है कि पुलिस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने पिछली समीक्षा बैठक में भी सभी जिलों में सक्रिय संगठित आपराधिक गैंग और उसके सदस्यों की गतिविधियों को लेकर चर्चा की थी और बड़े अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए योजना बनाई थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आज ईडी की विशेष अदालत में पेश हुई। न्यायालय ने उनके आरोप गठन पर सुनवाई के लिए आज तिथि निर्धारित की थी। हालांकि पूजा सिंघल ने न्यायालय से समय देने का आग्रह किया। इसके बाद न्यायालय ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में कल देर शाम पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे, उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित और सदर एसडीएम विद्याभूषण कुमार ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय कारागार के अस्पताल, कैंटीन, बैरक और अन्य जगहों का निरीक्षण किया गया। मौके पर कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए गए। उप विकास आयुक्त महोदया थी और एसडीओ सदर साहब थे। उनके साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्जेस और लोकल सीओ हमारे साथ में थे, जो मैजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक ये हम लोग का आज का रेड चला है और इसमें जो भी आपत्तिजनक चीजें मिली है उसको हम लोग अभी प्रॉपर सीजर लिस्ट बना करके आगे की कार्रवाई उसमें की जा रही है। उन्होंने औचक निरीक्षण किया जेल का एसपी सर के साथ और एसटीओ सदर के साथ, जिसमें 15 मजिस्ट्रेट शामिल थे और पुलिस फोर्स की टीम भी शामिल थी। कुछ चीजें जो मिली है जिनको एसपी सर ने आपको बताया, जैसे कि कुछ डायरिया जिसमें फोन नंबर वगैरह। नागालैंड आज से कोहिमा में B20 सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और नागालैंड के कोहिमा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चौथे B20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन आज कई बैठकें आयोजित होंगी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी का अवसर सम्मेलन का मुख्य विषय है। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। ये G20 के सबसे प्रमुख संवाद समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन प्रतिभागियों के रूप में मौजूद हैं। बैठक से पूर्वोत्तर में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी और इसके साथ ही आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा। बैठक के अलावा वहीं प्रतिनिधि नागालैंड की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में गरीबी और असमानता बढ़ने का दावा सरासर गलत है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और नीति पूर्व उपाध्यक्ष पनगढ़िया और इंटेलिंग एडवाइजर्स के विशाल मोरे ने मिलकर भारत में गरीबी और असमानता कोविड-19 के पहले और बाद में शीर्षक से यह शोध पत्र लिखा है।
कोविड महामारी के दौरान भारत की रणनीति की सफलता को लेकर जबरदस्त तारीफ हो रही थी, वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और निजी संस्थानों में भारत को लेकर आलोचना के सुर सुनाई दिए। CNN में लिखा गया कि भारत के अरबपति और अमीर हुए, जबकि कोविड की वजह से भारत में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। इसी तरह से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कोविड की वजह से भारत में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे गए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी ऐसा दावा किया गया था। अब अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया और विशाल मौर्य की साझा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इन रिपोर्ट का आधार वो सर्वे था जो भारत में 2011-12 में किया गया, जिसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कहा जाता है। इस नए अध्ययन का दावा है कि गरीबी के आंकड़ों का पता लगाने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो CSO के द्वारा जारी किया जाता है। Last week or 10 days when COVID hit, it had a huge impact. Negative impact on the GDP, I mean significantly measurable impact during just in that 10-day period because of the lockdown, but not agriculture. Agriculture was doing okay, 2.1%, so on the heels of 2.1% growth in the previous year, in 1920 growth was 5.5%, and then in the following year, 2021, again it was 3.3%. This for agriculture actually is well above the trend growth. You know, if you take the long-term growth of agriculture, it's around 3% in India. रिपोर्ट में पाया गया है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों की आमदनी में कमी जरूर देखी गई, लेकिन जुलाई सितंबर 2022 के बाद हर तिमाही में गरीबी में कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड के दौरान खेती बाड़ी में बुआई के रकबे में कमी नहीं देखी गई। कोविड के दौरान 19-20 में बुआई का रकबा 5% से ज्यादा बढ़ा और 2020-21 में 3.3%, जबकि औसत विकास दर 3% ही रही है। सरकार का मनरेगा पर खर्च 2018-19 में करीब 62,000 करोड़ रुपए था, जो 20-21 में बढ़कर के 1.1 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गांवों की 75% और शहरों की 50% गरीबों को फायदा हुआ। पीएम किसान योजना के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपए की सालाना सहायता से भी काफी मदद मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था पर तीसरे कोलंबिया समिट के दौरान IMF में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सुब्रमण्यम भी रहे, जिन्होंने पूरी चर्चा में हिस्सा लिया। जाहिर तौर पर धीरे धीरे ही सही, दुनिया के कई बड़े नेता कोविड के दौरान भारत की वैक्सीन नीति और आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। इटली के रेजियो इमिलिया की डिप्टी मेयर ने अपने 2 सहयोगियों के साथ रांची में निर्माणाधीन रांची स्मार्ट सिटी का कल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, शहर में संचालित पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम की सराहना की। इस मौके पर रांची स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंद क्योलियार ने प्रतिनिधिमंडल को विस्तृत जानकारी दी। सदस्यों ने रांची स्मार्ट सिटी में विकसित हो रहे यूटिलिटी सर्विसेज की भी जानकारी ली और पूरे ABD क्षेत्र का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि इस शहर को नॉलेज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को फिट इंडिया का मंत्र दिया था। मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। रांची मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। आज और कल राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश हो सकती है। इसके बाद 7 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा। विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रात और सुबह में ठंड का आंशिक असर अभी भी बरकरार है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्टूनिस्ट और कैरिकेचर कलाकार मनोज सिन्हा ने औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने खुद से उकेरी गई दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री की तस्वीर भेंट की। सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने अपने आवास पर शिक्षा विभाग के निदेशक सुनील कुमार के साथ बैठक की।
इस दौरान सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सभी उच्च एवं +2 विद्यालय को हाईटेक करने तथा सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में सदर एसडीओ दीपक दुबे के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जेल के अंदर प्रत्येक सेल की गहन तलाशी ली। मौके से कोई भी आपत्तिजनक सामान पुलिस के हाथ नहीं लगे। छापेमारी के कारण जेल में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। दुमका जिले में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खूंटी जिले के साइको उलिहातू रोड में हिडी गांव के समीप एक अनियंत्रित ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में कूड़ा पूर्ति गांव के लगभग आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही साइको थाना पुलिस पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल भेजा। हजारीबाग से 2 तस्करों को बड़ा बाजार थाना की पुलिस ने नया बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बंगाल के वीरभूम जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 बैग में तस्करी कर ले जाया जा रहा 37 किलो गांजा बरामद किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत नहीं हो इसे लेकर संवेदनशील हैं। ऐसे ही एक प्रयास में जिले के सबरटोला में खराब पड़े जलमीनार को उपायुक्त के निर्देश पर 24 घंटे के भीतर ठीक कर पानी की किल्लत दूर की गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने जिले के खूंटपानी के बड़ा चीरू स्थित कल्याण अस्पताल और एमटीसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में क्रियान्वित ओपीडी को एमओयू की शर्तों के अनुसार संचालित करने तथा एमटीसी में उपलब्ध संसाधनों द्वारा अधिकाधिक कुपोषित बच्चों के इलाज को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सिक्किम के नाथुला में हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। सिक्किम में चांगू झील और नाथुला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले गंगटोक नाथुला जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि 20 से 30 पर्यटकों सहित 6 वाहनों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। सेना की त्रिशक्ति कोर और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के परियोजना स्वास्थ्य, राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमों के बचाव अभियान में 6 स्थानीय लोगों सहित अब तक लगभग 23 पर्यटकों को बचाया गया है। सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 पर्यटकों को भी बचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नाथुला में हुई हिमस्खलन की घटना पर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सिक्किम में हुए हिमस्खलन हादसे में हुई जानहानि पर गहरा दुख जताया। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिक्किम में हुए हिमस्खलन से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। बचाव अभियान अभी जारी है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नाथुला में हुई घटना पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सिक्किम के नाथुला में हिमस्खलन के चपेट में आने से कुछ लोगों की मृत्यु तथा कई लोगों के फंसे होने का दुखद समाचार मिला है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। हिमस्खलन में फंसे लोगों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों को मिली है जीत के साथ शुरुआत। राजस्थान के लिए विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर टीम के लिए अहम, जबकि कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। टीम को गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से हरा दिया था। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने गुजरात की ओर से नाबाद 62 रन की पारी खेली, जीत में निभाई अहम भूमिका। शीर्ष भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष 10 में वापसी कर ली है। 9वें स्थान पर आ गई हैं।
राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा। चानू पिछले साल डोप परीक्षण में फेल हो गई थी। 2025 वीमेंस यूरोपियन चैंपियनशिप की मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा। इस बात की जानकारी यूएफए ने मंगलवार को दी। स्विट्जरलैंड ने इससे पहले साल 2008 में पुरुषों की यूरो कप की ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की थी मेजबानी। स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1908 में बिहार में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरें। इसके दौरान मुद्रास्फीति घटकर 5.2% पर आ जाएगी। इससे पिछले वित्त वर्ष में ये 6.6% थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बढ़ी ब्याज दर से ऋण लागत ऊंची होगी और घरेलू उपभोक्ता खपत कम होगी। नए ऑर्डर की उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ साथ डिमांड बढ़ने और लागत संबंधी दबाव कम होने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में पिछले महीने तेजी देखी गई। मार्च में S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.4 पर पहुंचा, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रियल एस्टेट क्षेत्र की अटकी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान और उन्हें पूरा करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। डॉग मीम के ट्विटर का लोगो बनने के बाद ट्विटर को फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल इससे डॉजकॉइन की कीमतों में बड़ा उछाल आया। एलन मस्क की ओर से ट्विटर ब्लूबर्ड की जगह डॉग मीम्स को ट्विटर पर लोगो बनाने के बाद डॉजकॉइन की कीमतों में लगभग 30% तक का उछाल आया। डॉजकॉइन हम आपको बताएं कि बिटकॉइन करेंसी का लोगो है। सिमडेगा जिले में पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी को लेकर विशेष पहल की गई है। स्वयंसेवी संस्था अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच की ओर से कई स्थानों में पशुओं के लिए सीमेंट के टब रखे गए हैं और इनमें पानी की व्यवस्था की गई है। सिमडेगा जिले में पशु पक्षियों के लिए पीने की पानी को लेकर स्वयंसेवी संस्था अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच की ओर से विशेष पहल की गई है। मंच के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय में 15 चिन्हित स्थानों में ये व्यवस्था की गई है। मंच के द्वारा सिमडेगा शहर में 15 स्थानों में हम लोगों ने पानी और अन्न के लिए पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था पे विचार किया था। इससे पहले हम लोगों ने 5 पॉइंट पे व्यवस्था की है। मंच की इस पहल को स्थानीय लोगों द्वारा काफी सराहना किया जा रहा है। रुपेश चौधरी और सोनी वर्मा ने कहा कि शहरवासियों को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। अपने से खुद से उसमें दाना और पानी की व्यवस्था करें, न कि मंच के द्वारा ही करने के लिए लगाया गया नहीं है, लोगों के द्वारा भी करें। ही अच्छी विचारधारा की संस्था है। चिड़ियों के लिए दाना पानी, पशु पक्षियों के लिए अनाज की व्यवस्था करना, ये बहुत ही पुनीत कार्य है। इस कार्य को हम सराहना करते हैं। हम ग्रामवासियों से भी अपील करेंगे कि इस संस्था से मिले, जुड़े और इस पुनीत कार्य में भाग लें। गर्मी के मौसम को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच द्वारा पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था बेहद सराहनीय पहल है और इससे पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रांची में एक ऐसा भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां किताबों से नहीं बल्कि इसकी दीवारों पर बने चित्रों से पढ़ाई होती है। यहां क्या बदलाव हुआ है और क्यों यह आंगनबाड़ी इन दिनों सुर्खियों में है, देखिए यह रिपोर्ट।
रांची जिले के मेराल गांव का आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों चर्चा में है। दरअसल कुछ दिनों पहले तक यहां आंगनबाड़ी केंद्र काफी जर्जर अवस्था में था। हालात ये थी कि ग्रामीण अपने बच्चों को यहां भेजने से भी कतराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आकर्षक रंग रोगन और चित्रकारी से आंगनबाड़ी केंद्र का स्वरूप एकदम निराला हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत ही खराब थी, पूरा जर्जर था और पानी में भी आता था ना, उसमें पूरा चूता उता भी था, तो उससे जो पेंट खराब उराब हो गया था पूरा पाइप पर के, तो पेंट उठ करके पूरा आंगनबाड़ी में अल्फाबेट आई, कलर का नाम, दिन का नाम, काखा गागा ABCD ये सब बन गया, तो बच्चा को सीखने में भी बहुत आसानी होती है। आंगनबाड़ी में हुए इस बदलाव ने मेराल के लोगों को आकर्षित किया है। इसका परिणाम है कि यहाँ बच्चों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। हमारे गांव भर के भी जो लोग हैं, सब लोग जागरूक हो गए हैं। हर का बच्चा को सुबह में होते ही धो करके पोछा पूरा करके आंगनबाड़ी भेजते हैं, जिससे बच्चा खेल खेल में ही सीखते हैं। और दूर दराज के जो रेस्ट होते हैं वो सब भी आंगनबाड़ी का रोचक देख करके अपना बच्चा को भेजते हैं कि बच्चा खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों पर बने चित्र और उकेरे गए दिन, महीने, फलों के नाम आदि ने बच्चों के लिए विषयों को समझना और भी आसान कर दिया है। बच्चे खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। अच्छा लगता है, समझ में आता है और कलर्स नेम भी आता है। अच्छा ये सब बन के तो अच्छा लगता है पढ़ने में। 1 2 ये वाला बड़ी से छोटा सा उल्लू, बड़ा सा इससे उससे अकले, उससे आदत, अंग से अंगूर। थोड़ी सी सोच और रंगों के इस्तेमाल ने बच्चों के कठिन सवालों को भी आसान कर दिया है। पढ़ाने का ये रोचक अंदाज बच्चों को खूब भाने लगा है। पढ़ाने का ये सलीका बच्चों के मस्तिष्क पर गहरी छाप तो छोड़ ही रहा है, ये आंगनबाड़ी केंद्र भी शिक्षा व्यवस्था के लिए नजीर बन गया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सेहत की बात में देखते हैं, गर्मी के मौसम में बच्चों को डायरिया से बचाव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरिया 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। बार बार बच्चे में डायरिया होने पर उसमें कुपोषण की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में बच्चे जो हैं प्यास लगने की वजह से कहीं से भी पानी पी लेते हैं, जिस वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है गर्मियों में लूज मोशंस और दस्तों का होना बच्चों में। इनसे बहुत आसानी से बचाव किया जा सकता है अगर हम बच्चों को साफ पानी दें, उनको शौच के बाद हाथ साबुन से धुलवाएं और खाने से पहले भी हाथ धुलवाएं, तो ये बच्चों को एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकता है। अगर किसी वजह से आपके बच्चे को दस्त लग गए हैं तो घबराइए मत, आपके पास उसका उपचार घर पे ही उपलब्ध है। उसको किसी टीके या किसी और दवा की जरूरत से पहले पानी की कमी से बचाना चाहिए और उसके लिए उसको बहुत सारे लिक्विड द्रव पदार्थ देने चाहिए जो आपके पास घर में उपलब्ध। पेय पदार्थ जो बाजार में मिलते हैं उनका सेवन नहीं करना, उससे जो दस्त हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन जीवन रक्षक घोल जो कि आमतौर पर आसानी से मिल जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को दस्त लगे और आपके पास जीवन रक्षक घोल नहीं उपलब्ध है तो परेशान मत हों, आप इसको घर पे बना सकते हैं। डायरिया होने पर बच्चे में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की संभावना रहती है, जिससे गंभीरता बढ़ सकती है और बच्चे के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। भूटान नरेश ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित रिम्स में कई नई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। नवनियुक्त चिकित्सकों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी के सांसदों के साथ की बैठक। 11 अप्रैल के प्रदर्शन की तैयारियों पर बनी रणनीति। बाबूलाल मरांडी और कर्मवीर सिंह भी रहे मौजूद। और इटली के प्रतिनिधिमंडल ने निर्माणाधीन रांची स्मार्ट सिटी का किया निरीक्षण। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर और पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम की सराहना की।